हेलो गाइस। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर को स्टडी किया था और इसमें हमने गैसेस को जो है वो कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम जो है वो कंप्लीट करेंगे वाटर वेपर एंड एरोजोल्स को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दी वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर इज दी गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर होता है। दैट मीन्स जब भी पानी को गर्म किया जाता है तो उससे एक भाप रिलीज होती है। वो जो गैसियस फॉर्म होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं ना, वाटर वेपर बोलते हैं। ओके, इसको हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड कैसे किया जाता है? तो इसको ऐड किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डीगैसिंग। तो हमारे पास ये दो प्रोसेस होते हैं जिनसे कि H2O वेपर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या है, ऐड जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वाटर वेपर? तो फर्स्ट थिंग, इट एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। ओके, वाटर वेपर जो होता है वो एक ग्रीन हाउस गैस की तरह जो है वो क्या करता है, एक्ट जो है वो करता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सन है एंड ये हमारा अर्थ सरफेस है। ओके, तो जो हमारी ये बेसिकली क्या होगी, शॉर्ट वेव रेडिएशंस निकलेंगी। ये जो हमारे सन से जो रेडिएशंस होती हैं ये हमारी क्या होती है ना, शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं। और ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं इनसे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली क्या होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा H2O के जो पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर के अंदर, दैट इज व्हाट यू आर द एटमॉस्फेयर। ओके, तो ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशंस है इनसे तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये डायरेक्टली हमारे अर्थ सर्फेस पर आ जाती हैं। बट अब अर्थ सर्फेस जो वार्म होने के बाद रेडिएट करेंगी तो इनसे जो रेडिएशंस निकलेंगी दे आर व्हाट यू आर द लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। और ये जो हमारी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं इनसे ये बेसिकली क्या होता है, ओपेक्यू जो है वो होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर देगा, रिफ्लेक्शन जो है वो क्रिएट करेगा, काउंटर रिफ्लेक्शन जो है वो जाएगा। और इस रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होगा कि जो हमारी एनर्जी है वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब्स दी एनर्जी। एंड दिस इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से ये क्या करता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होकर के रहता है। ठीक है, सेकेंडली H2O की क्या इंपॉर्टेंस है? सो विदाउट water vapor there will be no condensation and no precipitation। तो बिना H2O के क्या है ना कि ना तो आपकी कंडेंसेशन होगी, दैट मीन्स ना तो आपके क्लाउड्स बनेंगे, और ना ही आपकी प्रेसिपिटेशन होगी, दैट मीन्स ना ही आपकी क्या होगी, बारिश जो है वो होगी। ऐसा क्यों? बिकॉज क्लाउड्स का फॉर्मेशन, बारिश आना, ये सारे फिनोमिनन कब होते हैं, जब आपकी एयर के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। ठीक है, जब एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट क्वांटिटी में हो जाता है और आपकी एयर जो है वो सेचुरेटेड हो जाती है, तब आपके क्या होते हैं, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। तो एयर को सेचुरेट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट जो है वो होती है, H2O की। ठीक है, तो यहां पर एक बात हमेशा याद रखें, नोट करें कि एयर को सेचुरेट होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट जो है वो होती है, H2O की। वाटर वेपर की जो है वो बेसिकली क्या है ना, रिक्वायरमेंट जो है वो होती है। ठीक है, तो जब एक एयर के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में H2O आ जाएगा तो वो सेचुरेट हो जाएंगी। इस सेचुरेट होने के बाद वो क्या करेगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगी, जिसकी वजह से फिर हमारी क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है, ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाती है, वाटर बॉडीज हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, वाटर बॉडी। अब क्या होगा कि जब सन से रेडिएशन यहां पर आएंगी तो हमारी जो वाटर बॉडी है वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी। वार्म होने के बाद बेसिकली क्या होगा कि आपका जो पानी है वो भाप की फॉर्म में ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा। और जब आपकी एयर जो है वो सेचुरेटेड हो जाएगी, अच्छी तरीके से क्या हो जाएगी, सेचुरेटेड हो जाएगी, उसके अंदर जो है वो मैक्सिमम क्वांटिटी जो थी H2O होल्ड करने की वो प्रॉपर उसने क्या कर ली है, होल्ड कर ली है। तो वो यहाँ पर फिर क्या बनाएगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन जो है वो करेगी, क्लाउड्स विल बी फॉर्म एंड देन फिर आपकी क्या होगी, प्रेसिपिटेशन जो है वो होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, कंडेंसेशन, एंड ये क्या होता है, प्रेसिपिटेशन। तो इन दोनों प्रोसीजर को करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट जो है वो होती है, H2O की रिक्वायरमेंट होती है। सो विदाउट वाटर वेपर देयर विल बी नो कंडेंसेशन एंड दी नो प्रेसिपिटेशन। थर्ड इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि H2O जो है वो हमारे वेदर को क्या बनाता है, इंटेंस बनाता है। ठीक है, हमारे वेदर फिनोमिनन जितने भी होते हैं लाइक साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, प्रेसिपिटेशन,
ये सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, जितने भी वेदर फिनोमिनन्स है, इनको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल साइक्लोन्स के अंदर अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर नहीं होगा तो साइक्लोन आएगा ही नहीं। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर नहीं होगा तो आपकी थंडरस्टॉर्म नहीं आएगी, आपकी प्रेसिपिटेशन जो है वो नहीं होगी। तो जितना ज्यादा H2O होगा आपका, उतना ज्यादा वेदर क्या होगा? इंटेंस जो है वो होगा। ठीक है, सो H2O वेपर makes weather intense. For example, thunderstorm, cyclones. ओके, इन सबको, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स, इन सबको करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है ना? H2O वेपर जो है वो चाहिए होता है। फॉर दिस phenomenon to take place, continuous supply of water vapor is must. सो हमने क्या देखा कि वेदर को इंटेंस बनाने के लिए H2O की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, अगर H2O का जो वेपर है जितना ज़्यादा वो होगा उतना ही ज़्यादा वेदर क्या होगा? हमारा इंटेंस होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा? वेदर जो है वो इंटेंस होगा। ठीक है, फोर्थ, H2O जो है, वाटर वेपर जो होता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीट को सर्कुलेट करने में। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, जैसे हम कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये इस तरीके से क्या करेगा, जो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन होती है एंड जो वाटर वेपर की जो हीट होती है, इन सबको सर्कुलेट करने में, हीट को सर्कुलेट करने में एक क्या करेगा? इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है वो ये करता है। सो H2O वेपर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट factor in circulating the heat. ओके, सो हमने क्या क्या सिग्निफिकेंस जो है वो पढ़ी है वाटर वेपर के बारे में, कि वाटर वेपर जो होती है वो एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस जो है वो है। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि वाटर वेपर के बिना आपके क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना ही आपकी क्या होगी? प्रेसिपिटेशन होगी, और ना ही आपका क्या होगा? कंडेंसेशन होगा। विदाउट H2O आपका वेदर जो है वो इंटेंस नहीं होगा। आपकी H2O जैसे ही बढ़ेगी आपका वेदर भी क्या होगा? उतना ही इंटेंस जो है वो होगा। H2O एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हीट को सर्कुलेट करने में। ओके, यहां तक जो है वो क्लियर हुआ। देन अब हमें क्या करना है? H2O का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पढ़ना है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H2O, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ H2O वेपर। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वर्टिकली ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम देखेंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सो देखो एल्टीट्यूड पे जैसे जैसे हम जाएंगे ना, तो H2O की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। 90% ऑफ द जो H2O है वो विद इन द हाइट ऑफ 5.5 किलोमीटर और 6 किलोमीटर के अंदर हमें क्या होता है? H2O जो है वो मिल जाता है। H2O ज्यादा हाइट तक नहीं जा पाता है। ठीक है, सो वाटर वेपर का जो कंसेंट्रेशन है, वाटर वेपर का जो प्रोपोर्शन है, वो हमें विद इन द लोअर लिमिट से क्या होगा? कंसेंट्रेटेड जो है वो किया हुआ मिलेगा। 5.5 किलोमीटर तक हमें H2O जो है वो मिलता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो मॉइस्चर की क्वांटिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ओके, सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या है कि विद द एल्टीट्यूड the amount of moisture reduces and up to 5.5 किलोमीटर्स तक हमें क्या होगा? इस वाले इलाके में 90% of H2O is within this height. ओके, सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या था कि एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस होगा, और इसीलिए 90% ऑफ द जो H2O वेपर होता है वो हमें 5.5 किलोमीटर्स तक की हाइट पे ही जो है वो मिलता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है ना
कि इक्वेटर के ऊपर हमारा जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज हमें पता है कि इक्वेटर के ऊपर क्या होती है, हमारी स्लांट जो है वो डायरेक्ट सन की रेडिएशंस पड़ती है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हायर है। जहाँ पर टेम्परेचर हायर होगा वहाँ पर मोर इवेपोरेशन होगा, एंड मोर इवेपोरेशन मीन्स देयर विल बी द मोर वेपर। बट जो हमारे पोलर एरियाज है वहाँ पर हमारा क्या होता है, मॉइस्चर जो है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोलर एरियाज में हमारा क्या होता है ना, ड्राई रीजन्स होते हैं, तो वहां पर इवेपोरेशन का स्कोप होता ही नहीं है। सो देयरफॉर वहां पर वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, रिड्यूसेस आउट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये हमारे पोल्स होते हैं एंड ये हमारा इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर पे हमारा बेसिकली क्या होगा, मॉइस्चर इंक्रीज ड्यू टू इवेपोरेशन, क्योंकि इन एरियाज के अंदर इवेपोरेशन हाई है तो मॉइस्चर जो है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज डायरेक्ट सनरेज जो है वो होती हैं। इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज आती हैं, इसलिए इवेपोरेशन हायर होता है, और इवेपोरेशन हायर होने की वजह से यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो इंक्रीज होता है इक्वेटर वाले एरियाज के अंदर। पोलो वाले जो हमारे एरियाज होते हैं ये क्या होता है ना, ड्राई एरियाज होते हैं, लेस इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, लेस H2O वेपर जो है वो होता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं कि मॉइस्चर increases towards the equator and decreases towards the poles. Okay, for example, आपके जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ट्रॉपिक्स, वहां पर जो H2O का प्रेजेंट है वो 4% तक होता है, एंड जो हमारे पोल्स होते हैं वहां पर हमारे पास जो वाटर वेपर का प्रेजेंट है वो 0.02% के आसपास जो है वो होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर वेपर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द एरोजोल्स। ओके, एरोजोल्स बेसिकली क्या होते हैं? ठीक है, सो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एरोजोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये एरोजोल्स नेचुरल भी हो सकते हैं और ह्यूमंस के थ्रू बनाए हुए एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, एरोजोल्स जो हैं ये बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इट इज योर द नेचुरल वन एंड द सेकेंड वन इट इज वॉट योर द एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं। ओके, नेचुरल में हमारे पास कौन कौन सी आ जाते हैं, पोलन एंड डस्ट, सॉइल, सॉल्ट, वॉल्केनिक एशेस। तो ये हमारे नेचुरल एरोजोल्स होते हैं, लाइक योर द पोलन, डस्ट, सॉइल, सॉल्ट, वॉल्केनिक एशेस, जो विंड्स के थ्रू क्या होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं। एंथ्रोपोजेनिक में हमारे पास कौन कौन से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डस्ट, सूट एंड वेक्यूलर पोल्यूशन जो होता है, फॉसल फ्यूल्स की बर्निंग वगैरह, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। तो ये हमारे कुछ एंथ्रोपोजेनिक एरोजोल्स होते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ नेचुरल एरोजोल्स जो है वो होते हैं। तो एरोजोल्स बेसिकली क्या हमने पढ़े कि एरोजोल्स क्या होते हैं, तो एरोजोल्स जो है दे आर व्हाट योर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन दी एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये हमारा एटमॉस्फेयर है तो इसके अंदर जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इस तरीके से हमारे पास छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, इन्हें जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, एरोजोल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं और नेचुरल एरोजोल्स भी हो सकते हैं। एरोजोल्स की सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एरोजोल्स, व्हाई एरोजोल्स आर इंपॉर्टेंट? तो देखिए, सिग्निफिकेंस, कंट्रोल हीट बजट। एरोजोल्स जो है वो क्या करते हैं ना, हमारी हीट बजट को कंट्रोल करते हैं। हीट बजट को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो देखिए, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एरोजोल, हायर कंसंट्रेशन ऑफ एरोजोल्स। देखो, अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एरोजोल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है वो
मिलने लग जाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एटमॉस्फेयर है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एरोजोल्स जो है वो बेसिकली आ जाएंगे, ठीक है। और ये अगर हमारे पास सन है तो जो सन की रेडिएशंस होंगी ये हमारे अर्थ तक जो है वो पहुंच ही नहीं पाएंगी, ठीक है। इनको ये जो एरोजोल्स से जैसे ही ये टकराएंगी तो इनको क्या कर दिया जाएगा, रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो क्या बता रखा है बेसिकली कि अगर एरोजोल्स का जो कंसेंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो सनलाइट को अर्थ सरफेस तक पहुंचने ही नहीं देंगे। अर्थ सरफेस से पहुंचने से पहले ही इनको क्या कर दिया जाएगा, रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। इनसे जो सनलाइट है वो टकराएगी और टकराने के बाद वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है कि अगर हायर कंसेंट्रेशन ऑफ एरोजोल्स हो जाएगा तो हमारी जो इंसोलेशन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इंसोलेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और अगर इंसोलेशन जो है वो रिड्यूस होगी तो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो जो हमारा पीरियड ऑफ कूलिंग है वो आ जाएगा, पीरियड ऑफ कूलिंग आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली क्या होता है कि अगर एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एरोजोल्स का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो वो सनलाइट को अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंचने देंगे, बिकॉज उनके पहुंचने से पहले ही उनको क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। जिसकी वजह से हमारी इंसोलेशन रिड्यूस होगी और इंसोलेशन कम हुई तो हमारा टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा जो है वो बेसिकली क्या होगा कि अगर हमारा लेस कंसेंट्रेशन ऑफ एरोजोल्स है, लेस कंसेंट्रेशन ऑफ एरोजोल्स, तो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ एरोजोल जो है वो कम है तो इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा कि हमारी जो सनलाइट है वो अर्थ तक ज्यादा आएगी, इंसोलेशन विल बी मोर, इंसोलेशन ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। एंड टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारा पीरियड ऑफ हीटिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर एरोजोल्स जो है वो कम है तो सनलाइट हमारे अर्थ सरफेस तक डायरेक्टली जो है वो आ पाएगी। ये देखिए ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब मान लो इसके अंदर सिर्फ 2 ही एरोजोल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा कि सनलाइट जो है वो इजीली इससे पेंट्रेट कर पाएगी हमारे अर्थ के अंदर। यहां तक चीज क्लियर हुई कि अगर हायर कंसेंट्रेशन है तो इंसोलेशन रिड्यूस हो जाएगी और अगर एरोजोल का कंसेंट्रेशन लोअर है तो इंसोलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ओके। सेकंड, एरोजोल्स जो हैं ये रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। जो भी हमें हमारे स्काई का कलर दिखता है, ओके, लाइक जब हमारा सनराइज होता है, जब सनसेट होता है तो हमें हमारा जो स्काई है वो थोड़ा रेडिश कलर का दिखता है ना। उसके अलावा जो हमारा स्काई का कलर होता है वो कभी कभी हमें पर्पल कलर का, ब्लू कलर का, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू कलर्स जो है, थोड़ा सा ऑरेंजिश मिक्स, और इस तरीके से हमें डिफरेंट कलर्स ऑफ स्काई जो है वो देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमारी जो सनलाइट है वो इन एरोजोल्स पे गिरती है तो ये एरोजोल्स उस लाइट को क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। क्योंकि हमारी जो सनलाइट आ रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिफरेंट शेड्स होते हैं, विबग्योर होता है, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, इंसुलेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विबग्योर। तो उस विबग्योर को जो है वो ये क्या कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट शेड्स एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्काई जो है वो दिखते हैं। सो एरोजोल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां पर लाइट का मतलब क्या होता है, सोलर रेडिएशन, ओके। सो बेसिकली क्या होता है कि दिस इज आर द एरोसोल्स, और जैसे ही इनके ऊपर क्या होगी ना, जो है लाइट ट्रैवल करेगी तो इनको ये बेसिकली क्या कर देंगे, इस तरीके से जो है वो स्कैटर्ड कर देंगे। एंड दूसरा ये बेसिकली क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो जिसकी वजह से हमें क्या होती है कि डिफरेंट शेड्स जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा एरोजोल्स जो होता है ना, ये हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह एक्ट जो है वो करते हैं। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस? तो देखिए, एरोजोल्स आर एरोजोल्स आर एक्टिंग एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस क्या होते हैं? तो ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर वाटर एफिनिटी होती है, दैट मीन्स वो एटमॉस्फेयर से आसपास से वाटर जो होता है ना उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है वो होते हैं जो आसपास से क्या करेंगे, अपनी तरफ जो है वो वाटर को अट्रैक्ट जो है वो करेंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली वाटर एफिनिटी होती है इनके अंदर। सो ये अट्रैक्ट करते हैं मॉइस्चर को, अट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ओके।
सो यस, एरोजोल्स जो है वो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह एक्ट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को जो है वो अट्रैक्ट करने हैं, और इसकी वजह से फिर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, एरोजोल्स का हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस का तरह एक्ट करने की वजह से बेसिकली क्या होता है, दे आर फॉर्मिंग द वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है। अगर एरोजोल्स नहीं होंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं बनेंगी तो देयर विल बी द नो क्लाउड फॉर्मेशन। ठीक है, सो रिमेंबर, नो एरोजोल्स means no water droplet, and no water droplets means no cloud formation. This thing you have to remember. Okay, so एरोजोल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एरोजोल जो है वो हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस की तरह एक्ट कर रहे हैं, एरोजोल जो है वो रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स करते हैं, एंड एरोजोल्स जो है वो बेसिकली हमारे हीट बजट को कंट्रोल जो है वो करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरोजोल। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरोजोल्स में हमारे पास बेसिकली क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सो इसमें भी सेम है लाइक योर द H2O कि जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, सो कंसेंट्रेशन ऑफ एरोजोल्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग हाइट, इट विल डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग हाइट। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, सो देखिए हमारे जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं एंड जो हमारे टेम्परेट एरियाज होते हैं, यहाँ पर हायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरोजोल जो है वो बेसिकली होता है बिकॉज यहाँ पर ड्राई विंड्स होती हैं। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या है कि दैट जो हमारे ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट रीजन्स हैं, यहाँ पर हायर अमाउंट में हमें एरोजोल्स देखने को मिलते हैं बिकॉज यहाँ पर ड्राई विंड्स होती हैं। तो ड्राई विंड्स होने की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा सॉल्ट और ये सब जो है वो हवा में रहेगा। ठीक है, बट जो हमारे पोल्स वाले जो इलाके होते हैं, जो हमारा बेसिकली इक्वेटर होता है, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है ना, लेस अमाउंट में एरोजोल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि पोल्स के अंदर तो जो है वो हमारी क्या होती है, फ्रोजन एरिया है। पोल्स तो जो है वो फ्रोजन एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास कोई भी क्या नहीं होगा, एरोजोल्स होंगे ही नहीं, सॉल्ट, डस्ट और ये सब नहीं होता है। एंड जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर वाले इलाके में हमारी क्या होती है ना, मोर रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से ड्राई एरिया जो है वो हमारे पास कम होती है। मोर रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पर ड्राई एयर्स जो है वो नहीं होती है, लैक ऑफ ड्राई एयर। इज दैट क्लियर? सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरोजोल्स में हमने क्या देखा कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, जो हमारा एरोजोल्स का कंसंट्रेशन है वो हमारा रिड्यूस होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि जो ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट रीजन्स होते हैं वहां पर हमें हाई अमाउंट में एरोजोल्स मिलेंगे बिकॉज ऑफ द ड्राई विंड्स, एंड जो पोल्स एंड इक्वेटर्स होते हैं वहाँ पे लेस एरोजोल्स होते हैं। पोल्स में लेस एरोजोल्स क्यों होते हैं, बिकॉज वो फ्रोजन एरियाज हैं, एंड इक्वेटर में एरोजोल्स कम क्यों होते हैं, बिकॉज वहाँ पे मोर रेनफॉल हो रही है, सो देयरफॉर वहाँ पर क्या है ना, लैक ऑफ एरोजोल्स है। अब ये एरोजोल्स अभी की इनकी प्रेजेंट कंडीशन अगर हम देखें तो वो बेसिकली क्या है, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एरोजोल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखो, अगर हम प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जो है वो देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, प्रेजेंट कंडीशन क्या है। तो देखो, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, हमारी ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज हैं लाइक अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटीज है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब की वजह से बेसिकली क्या हो रहा है ना कि हमारा जो एरोजोल है वो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग इन आवर एटमॉस्फेयर, और इसके इंक्रीज होने की वजह से इम्पैक्ट बेसिकली क्या हो रहे हैं, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ इंक्रीजिंग द एरोजोल्स। तो इम्पैक्ट बेसिकली ये आ रहे हैं कि एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, एयर पोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारी लेस रेनफॉल हो रही है। लेस रेनफॉल बेसिकली क्यों हो रही है, क्योंकि क्या होगा कि अगर हायर एरोजोल्स हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे पास लोअर इंसोलेशन होगी, लोअर इंसोलेशन होगी तो हमारे पास लोअर अमाउंट में इवेपोरेशन होगा, और अगर हमारे पास इवेपोरेशन जो है वो कम होगा तो हमारे पास H2O जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, H2O वेपर। और हमने अभी पढ़ा था कि अगर H2O जो है वो हमारे पास एयर के अंदर रिड्यूस होगा तो हमारी रेनफॉल जो है वो नहीं होगी, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाउड्स फॉर्मेशन एंड ऑल। उसके अलावा हमारे पास क्या इंपैक्ट जो है वो आ रहे हैं कि एसिड रेनफॉल हो रही है।
क्योंकि ये जब हमारी रेनफॉल के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज से ऐसे स्मोक निकलते हैं जो कि हमारी हेल्थ सिस्टम के लिए अच्छे नहीं होते हैं. दे आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स एंड फॉर द एनिमल्स ऑल्सो. तो ये क्या करेंगे, एसिड रेनफॉल जो है वो क्रिएट करेंगे. इसके अलावा ये क्या कर देंगे, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे भी डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए हमें इंसोलेशन चाहिए है, और एरोजोल्स अगर ज्यादा है तो इंसोलेशन कम होगी, और इंसोलेशन कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा. रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस जो है वो रिड्यूस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लोअर इंसुलेशन. ओके, सो दिस इज व्हाट योर द प्रेजेंट कंडीशन कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज जो है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकी वजह से हमारा एरोजोल्स इंक्रीज हो रहा है, और एरोजोल इंक्रीज होने की वजह से हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, रेनफॉल जो है वो कम हो रही है, एसिड रेनफॉल हो रही है, फोटोसिंथेसिस जो है वो रिड्यूस हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एरोजोल. तो आई होप you have cleared about what is aerosol and what is water vapor. In the next lecture we will understand about the structure of the atmosphere कि atmosphere में different layers वगैरह जो हैं वो क्या होती हैं. So thank you for watching this video and I hope you like it. If you like it, please like the video, subscribe it and share with your friends and colleagues. Thank you for watching the video.